हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि समय समय अनुसार आप जो है आपसे हम जो है ये हिंदी साहित्य से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू है, उस पर हम जो है आपसे विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आपको आपके पास लेकर आए हैं 25 का सेट, जो इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है आपसे जो है क्वेश्चन जो है रखे गए हैं, जो कि आपको जो आगामी परीक्षा है मास्टर कैडर की, उसके लिए काफी जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन आपसे जो जिन पर विचार विमर्श किया जाता है ना, जिस पर विश्लेषण किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हो सकता है साथियों आगामी परीक्षा जो है उसमें आपको जो है ये प्रश्न जो है हूबहू देखने को मिले, क्योंकि हम जब ये देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें कह लीजिए कि जो हमारी गत परीक्षाएं हुए हैं उनमें भी हमें काफी देखने को मिला है ना। तो इस प्रकार से हम इसकी तैयारी इसलिए करवाते हैं ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं हिंदी साहित्य से। साथ ही साथ साथियों, अगर आप जो है ऑनलाइन कोचिंग का माध्यम बनना चाहते हैं, अगर आप घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं और अपनी सफलता को हासिल करना चाहते हैं हिंदी मास्टर कैडर, अगर आप जो उसकी भरपूर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, इसके साथ आप सभी को मालूम है कि पंजाब भर में जो ईटीटी कैडर के लिए 5994, मास्टर मिस्टर के लिए 4185, पीटीआई के लिए 2000 और आर्ट एंड क्राफ्ट के जो पोस्टें 250 हैं वो अभी चल रही है, जिसके लिए आप जो है अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, घर बैठे ही अपनी तैयारी को बखूबी करना चाहते हैं, ठीक है, सफलता को हासिल करना चाहते हैं, और मास्टर कैडर कह लीजिए, ईटीटी कह लीजिए, पीटीआई या आर्ट क्राफ्ट कह लीजिए, अगर आप किसी से भी संबंधित हैं, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग का माध्यम बनना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो है हमें इन नंबरों के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं हिंदी मास्टर कैडर का जो सेट है हमारा, उसका शुभारंभ करने पर। देखते हैं हम हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है। ठीक है, तो अब जो है हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। देखो, पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है, प्रथम क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है। ये जो चितकोबरा उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? ए मृदुला गर्ग, बी उषा प्रियवंदा, सी संजीव, या डी राजेंद्र यादव। तो चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? आप सभी को मालूम है कि चितकोबरा जो उपन्यास है ना, वो जो है वो मृदुला गर्ग का लिखा हुआ है। चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? मृदुला गर्ग का लिखा हुआ है। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, मृदुला गर्ग, है ना। तो इस प्रकार से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है। नरेश मेहता का हमने उपन्यास बताना है कि वह कौन सा है जो नरेश मेहता का उपन्यास माना गया है। तो उखड़े हुए लोग, बी अंधेरे बंद कमरे, गृहपथ बंधु था, है ना, डी अलग अलग वैतरणी। तो नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? यहां पर ये लिखा गया है गृह पथ बंधु था, है ना। तो ये थोड़ा सा ना मिस्टेक है यहां पर, मुझे लगता है यहां था यह पथ बंधु था, है ना, यह पथ बंधु था, इस प्रकार से है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, नरेश मेहता का उपन्यास माना जाता है यह पथ बंधु था, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। फ्लैशबैक पद्धति पर, यानी कि जिसे कहते हैं पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? फ्लैशबैक पद्धति आप समझते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्व दीप्ति पद्धति। पूर्व दीप्ति पद्धति पर जो लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास है वह कौन सा है? ए सुनीता है, बी त्याग पत्र है, सी शेखर एक जीवनी, या डी आधा गांव। तो कौन सा उपन्यास है? आप सभी को मालूम है कि फ्लैशबैक पद्धति पर जो पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास है वो माना गया है जो है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो है वो किसकी रचना है? अगे जी की रचना है ना।
अगे जी की रचना है। ठीक है जी, शेखर एक जीवनी। तो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया उपन्यास है ये। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रानी नागवती की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी नागवती के रचनाकार कौन है? ए ममता कालिया, बी रविंद्र कालिया, सी ये कौन है महीप सिंह, डी हरिशंकर परसाई। तो रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? तो रानी नागफनी कहानी जो है वो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो एक व्यंग्यकार लेखक हैं। ठीक है जी, हरिशंकर परसाई क्या है? परसाई जी जो है ना, परसाई, परसाई क्या है? व्यंग्यकार हैं, व्यंग्यकार लेखक हैं। ठीक है जी, तो हमारा सही आंसर है साथियों हरिशंकर परसाई। जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? ए नासिरा शर्मा, बी ज्ञान प्रकाश विवेक, है ना, सी तरसेम गुजराल, और डी जो है शीतांजु भारद्वाज। तो जलता हुआ गुलाब इसके लेखक कौन है? तो जलता हुआ गुलाब के जो लेखक हैं वो है तरसेम गुजराल। तरसेम गुजराल जो है वो जलता हुआ गुलाब के लेखक माने जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? अंधेरों के परे, तो ए विष्णु प्रभाकर, बी शिव प्रसाद सिंह, सी सुरेंद्र वर्मा, या डी अगे। तो अंधेरों के परे, अंधेरों के परे कौन सा उपन्यास, किसका उपन्यास है अंधेरों के परे? तो यह है सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है जी, अंधेरों के परे उपन्यास किसका है? तो अंधेरों के परे उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा जी का रचित उपन्यास है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, अपना मोर्चा इनमें से किस लेखक की कृति है? अपना मोर्चा, अपना मोर्चा हमने बताना है कि किसके द्वारा लिखित रचना मानी गई है। ए नामवर सिंह है, बी काशीनाथ सिंह है, सी मणि मधुकर है, या डी विवेकी राय है। तो अपना मोर्चा इनमें से किस लेखक की कृति है? ए नामवर सिंह की है, या फिर काशीनाथ सिंह की है, या मणि मधुकर की है, या विवेकी राय जी की है। अब हमारा जो क्वेश्चन है तो वो है अपना मोर्चा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है अपना मोर्चा? काशीनाथ सिंह। यानी कि हमारे पास जो बी ऑप्शन में है ना काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अपना मोर्चा के रचनाकार काशीनाथ सिंह जी हैं। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है? अब हमने ये बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो सुरेंद्र वर्मा जी का है। तो कौन सा है? नीला चांद, ए ऑप्शन, बी मुझे चांद चाहिए, सी काला जल, डी नरनारी। तो सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है? तो वो है मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। तो ये साथियों काफी बार जो है आपको एग्जाम में देखने को मिला है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास जो है वो किसका है। तो ये काफी बार जो है गत परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपको आगामी परीक्षा या जैसे मास्टर कैडर है अन्य कोई परीक्षा है उसमें भी आपको जो है देखने को मिल सकता है। तो मुझे चांद चाहिए किसकी है? सुरेंद्र वर्मा जी की लेखक है इसके और उपन्यास है। ठीक है, जुगलबंदी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? जुगलबंदी, तो जुगलबंदी जो है वो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? गिरिराज किशोर का है। ए ऑप्शन में हमारे पास है, बी गोविंद मिश्र है, सी राजकमल चौधरी है, या डी कृष्ण बलदेव वैद है। तो जुगलबंदी उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो जुगलबंदी उपन्यास जो है वो है गिरिराज किशोर जी का, गिरिराज किशोर जी का है। ठीक है, तो कौन सा है? जुगलबंदी। और इनकी रचना और है फ्राक वाला घोड़ा, है ना, वो भी इनकी रचना मानी गई है। नदी बहती थी नामक उपन्यास के रचिता नाम बताइए। ए प्रभाकर माचवे, बी कृष्णा अग्निहोत्री,
सी राजकमल चौधरी या डी गिरिराज किशोर। तो नदी बहती थी किसकी रचना है? तो यह है राजकमल चौधरी की रचना है, नदी बहती थी, राजकमल चौधरी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, नदी बहती थी, राजकमल चौधरी। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? यह हमसे पूछा गया है, ठीक है जी। जो 11 नंबर का क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? तो कौन सा है जी वो? अब सभी को मालूम है कि गोदान को जो पूर्व पीठिका माना गया है वो किसको माना गया है? ए कर्म भूमि का, बी प्रेमाश्रम, सी रंगभूमि, डी कायाकलम। तो प्रेमचंद के उपन्यास को जो कि गोदान की जिसे पूर्व पीठिका माना गया है वो माना गया है रंगभूमि। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन रंगभूमि। तो रंगभूमि को जो है प्रेमचंद की उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? अब हमने ये बताना है कि गोबर जो है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ए रंगभूमि का है, बी निर्मला का है, सी गोदान का है, या डी कर्मभूमि का है। तो आप सभी को मालूम है जो गोबर जो है ना वो गोदान का पात्र है। तो गोबर है, देखो इसका गोदान जो है ना, गोदान को कृषक वर्ग का महाकाव्य कहा गया है, कृषक वर्ग का महाकाव्य कहा गया है। इसी के साथ गोदान में मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र जो है वो है होरी। होरी, होरी का पुत्र कौन है? होरी का पुत्र है, होरी का पुत्र कौन है? होरी का पुत्र है गोबर। तो ये देखो गोबर जो है होरी का पुत्र है, और गोबर जो है ना वो क्या है? गोबर जो है वो क्या है? जो नवीन जो समाज है ना, नवीन समाज है, ठीक है, कह लीजिए नया वर्ग जो है ना उसका प्रतीक है, ठीक है। नया समाज है, नया वर्ग जो है, नई संस्कृति जो है उसका प्रतीक गोबर माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत से पात्र है, धनिया है ना, धनिया है इनकी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है प्रोफेसर मेहता है ना। तो इस प्रकार से जो है बहुत से पात्र है जो गोदान में हमें जो है देखने को मिलेंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गोदान जो है ना बहुत फेमस इनका उपन्यास माना गया है मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है जी। इसी के साथ साथियों अगर आप जो है हमारे व्हाट्सएप फ्री जो है ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है बड़ा ही आसान सा काम कर सकते हैं और आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपना नेम यानी कि अपना नाम, पेपर यानी कि जिस पेपर की आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, ठीक है, किसी भी प्रकार का आप पेपर से जो आप संबंधित हैं, सिटी अपने शहर का नाम या अपने गांव का नाम, मेल या फीमेल अपने जेंडर टाइप करना है। फिर सब ये सब आपने टाइप करके जो है स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से आपने जो है हमें मैसेज कर देना है। इसके माध्यम से आप जो है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ जो है आप बिल्कुल जो है मास्टर मिस्टर पंजाबी जो है, ठीक है, हिंदी मास्टर मिस्टर जो है, हिंदी एसएसटी मास्टर मिस्टर जो है, इसमें जो है आपको जो है सभी प्रकार से आपको जो है लाइव और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। आपको जो है कंप्लीट कोर्स जो है वो ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है टॉपिक वाइज थ्योरी जो है वो करवाने के साथ साथ आपको देखो टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे ताकि आपको ज्ञात हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं जिसकी आप जो है बिल्कुल बखूबी रूप में तैयारी कर सकते हैं। अगर साथियों आप जो है हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, फिर भी आप जो है हमारा एक डेमो देखना चाहते हैं, आप फ्री डेमो भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि टेट बजर ऐप को जो है ना अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। तत्पश्चात जो आप हमारे फ्री डेमो जो है वो देख सकते हैं और हमारे कोर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने
30 नंबर क्वेश्चन पर कि हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था। अब कौन सा उपन्यास है जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था, तो वो कौन सा है जी? देखो, ए है हमारे पास सेवा सदन, बी कर्म भूमि, सी रंगभूमि, या डी गोदान। तो कौन सा है प्रेमचंद का वह उपन्यास जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था? तो वो है हमारे पास रंगभूमि। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, रंगभूमि। रंगभूमि जो उपन्यास है वो 1918 में प्रकाशित हुआ था, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गोदान का प्रकाशन काल क्या है? अब हमने बताना है कि गोदान जो कृषक वर्ग का महाकाव्य है, मुंशी प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं, है ना, कथा सम्राट उन्हें कहा जाता है। तो गोदान जो है वो उसका प्रकाशन वर्ष हमने बताना है। तो ए 1920 है, बी 1930 ईस्वी, या डी 1935 ईस्वी, या डी 1940 ईस्वी। यानी कि आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा है? गोदान का प्रकाशन काल क्या है? तो गोदान का जो प्रकाशन काल है वो है सी ऑप्शन 1935। तो 1935 बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है जी, गोदान का प्रकाशन काल है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं जी आगे। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया? फ्रायड का वह कौन सा मनोविश्लेषणवाद को जो है किसने अपने उपन्यासों में हमें दिखाना चाहा है, वह कौन सा है? ए उषा प्रियाबंदा, बी निर्बल वर्मा, सी इलाचंद्र जोशी, या डी रामचंद्र मिश्र। तो फ्रायड के जो मनोविश्लेषणवाद हैं उनका जो है अपने उपन्यासों में जो प्रस्तुत प्रयोग किया गया है वो किसने किया है? वो किया है हमारे इलाचंद्र जोशी जी ने। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इलाचंद्र जोशी जी जो हैं वो क्या है? वो मनोविश्लेषणवादी हैं, मनोविश्लेषणवादी लेखक हैं। ठीक है जी, कौन? इलाचंद्र जोशी। इन्होंने कौन सा लिखा? जैसे कि अपनी इनकी कई रचनाएं हैं इलाचंद्र जोशी जी की, जैसे कि हमारे पास है जहाज का पंछी, है ना। तो इनकी रचना मानी गई है जहाज का पंछी। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत से जो है आगे रचनाएं की है जो ये, और ये एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? अब हमने बताना है कि आंचलिक उपन्यास कौन सा है। आंचलिक का मतलब होता है कि गांव से जो जुड़ा हुआ हो, है ना, गांव की प्रवृत्ति जो है, गांव का जो वातावरण है ना, उसको प्रस्तुत करता है, उसे बोला जाता है आंचलिक, है ना। तो देखते हैं कौन सा है जी उसमें। शतरंज के मोहरे, बी में हमारे पास है मैला आंचल, सी में हमारे पास है गंड कुडार, और डी में हमारे पास है झूठा सच। तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आंचलिक उपन्यासकार जो माने गए हैं, आप सभी को मालूम है आंचलिक उपन्यासकार कौन है, और इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो आंचलिक उपन्यास हमारे पास है मैला आंचल। किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। और मैला आंचल जो है वो 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1954 में जो है प्रकाशन हुआ, 1954 में जो इसका प्रकाशन हुआ मैला आंचल। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से आंचलिक उपन्यासकार हमारे प्रिंसर रेणु है, उनकी रचना है मैला आंचल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं जी आगे। यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी है? हमने अब ये बताना है कि यशपाल का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें देश के विभाजन यानी कि देश का जो बंटवारा है उसकी जो है त्रासदी या ट्रेजेडी हमें देखने को मिलती है। ए दादा कामरेड, बी अमिता, ये अपिता यहां पर थोड़ा गलत जो है प्रिंट हुआ है, अमिता है। ठीक है जी, इसको मैं कर लीजिए अब अमिता। सी दिव्या, या डी झूठा। तो झूठा सच। तो आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि उपन्यास के माध्यम से जब हमने देखा था कि यशपाल के कौन सा उपन्यास है, वो है झूठा सच। झूठा सच जो है वो यशपाल जी का जो है ना वो देश विभाजन की त्रासदी पर है, झूठा सच।
है ना। तो इसी के साथ झूठा सच जो है दो भागों में विभाजित है। दो भागों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है झूठा सच, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य समस्या को आधार बनाकर लिखा गया? वह कौन सा उपन्यास है जो कि पाप और पुण्य को समस्या को आधार बनाकर लिखा गया था? ए टेढ़े मेढ़े रास्ते, बी भूले बिसरे चित्र, सी चित्रलेखा, है ना, डी सामर्थ्य और सीमा। तो भगवती चरण वर्मा का वह कौन सा उपन्यास है जिसको जो है पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया था? तो वह कौन सा उपन्यास है? चित्रलेखा। चित्रलेखा जो उपन्यास है साथियों, उसमें जो है पाप पुण्य की समस्या को जो है आधार बनाकर जो है यह उपन्यास लिखा गया है। तो भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है चित्रलेखा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि पाप पुण्य की समस्या को इसमें आधार बनाया गया है। टोपी शुक्ला इनमें से किस लेखक की कृति है? टोपी शुक्ला। ए राही मासूम रजा, बी मनोहर श्याम जोशी, सी धर्मवीर भारती और डी पांड्य वैचन शर्मा उग्र। तो कौन सा है टोपी शुक्ला, इनमें से किस लेखक की कृति है? तो टोपी शुक्ला जो है वो है हमारे पास राही मासूम रजा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। राही मासूम रजा जो है वो टोपी शुक्ला इनकी रचना मानी गई है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? संस्कृत, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत पूछा उन्होंने, है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत पूछा गया है भी, कौन सा उपन्यासकार है जो कि संस्कृत उपन्यासकार माना जाता है? ए अगेजी है, बी धर्मवीर भारती है, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या डी अमृतलाल नागर हैं? कौन से उपन्यासकार हैं जो कि सांस्कृतिक उपन्यासकार हैं? तो वो है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो सांस्कृतिक उपन्यासकार माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी, है ना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। खंजन नयन उपन्यास हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी आधारित है? खंजन नयन, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार जो है आपसे पूछा गया है, गत परीक्षाएं आप उठाकर देखिएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं नेट में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, मास्टर कैडर में भी पूछा गया है कि खंजन नयन उपन्यास हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी पर आधारित है? तो ए तुलसीदास, बी निराला जी, सी सूरदास, डी प्रसाद। तो खंजन नयन किसकी कृति पर आधारित है? आप सभी को मालूम है कि खंजन नयन जो है वो सूरदास की जीवनी पर आधारित है ना। खंजन नयन किसकी है? सूरदास की। और मानस का हंस तुलसीदास जी। मानस का हंस तुलसीदास जी और खंजन नयन जो है वो सूरदास जी। तो हमारा जो राइट आंसर है साथियों वो सी ऑप्शन है। त्यागपत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? त्यागपत्र याद रखिएगा, त्यागपत्र एक जो है आप सभी को मालूम है कि जैनेन्द्र जी की रचना है ये, और मनोवैज्ञानिक वो उपन्यासकार माने गए हैं। तो नारी मनोविज्ञान है, बी दहेज प्रथा है, सी अनमेल विवाह है और डी समाज का विज्ञान है या समाज विज्ञान है। तो त्यागपत्र में क्या है? त्यागपत्र में क्या है? नारी मनोविज्ञान। तो मैंने आपको बताया त्यागपत्र जो है वो रचना किसकी है? त्यागपत्र जैनेन्द्र जी की। जैनेन्द्र जी की रचना है और नारी मनोविज्ञान पर है, और जैनेन्द्र जी जो है मनोविज्ञान के जो है मनोवैज्ञानिक जो है लेखक माने गए हैं। सुख दुख उपन्यास के रचिता कौन है? सुख दुख उपन्यास के रचिता कौन माने गए हैं? ए प्रेमचंद्र जी हैं, बी अगे, सी विष्णु प्रभाकर, डी अमृत राय। तो सुख दुख उपन्यास के जो रचिता कौन है? सुख दुख उपन्यास जो है हमारे पास, इसके रचिता कौन है? तो इसके रचिता मानेंगे डी ऑप्शन में अमृत राय। अमृत राय जो है वो सुख दुख उपन्यास के रचनाकार माने गए हैं। तो सही आंसर हमारा अमृत राय है जी।
प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। प्रगतिवादी कौन है? प्रगतिवादी उपन्यासकारों का जनक। ए ऋषभ चंद्र जैन, बी जोला, सी तेन या एडोल्फ हिटलर। तो प्रगतिवादी उपन्यास किसने लिखे थे? आप सभी को मालूम है कि प्रगतिवादी उपन्यास जो लिखे गए थे वो लिखे गए थे जोला जी, है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है साथियों, इस पे जो है ABCD डाला हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है जी गलती, ठीक है। तो यहाँ बी आंसर लगा लीजिएगा कृपया करके, ठीक है। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? धर्मवीर भारती का जो गुनाहों का देवता है वो उपन्यास किस प्रवृत्ति का है? ए प्रगतिवादी है, बी मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक है, सी प्रगतिवादी है, डी यथार्थवादी है। तो गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती जी का है, और ये क्या है? मनोविश्लेषणवादी या मनोवैज्ञानिक है ना। मनोविश्लेषणवादी या मनोवैज्ञानिक जो है ये उपन्यास माना जाता है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो साथियों ये था हमारा आज का जो है 25 का सेट, ठीक है। आशा करता हूं आपको जो है प्रश्न काफी पसंद आए होंगे, ठीक है। इसी के साथ जो है साथियों आप हमें जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पर भी जो आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इसी के साथ हमें जो है आप जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ साथियों आप अधिक से अधिक इस लेक्चर को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो है इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, अपने मित्रों के साथ, है ना। तो इसी के साथ आपको फिर से हम एक बार फिर ज्ञात करवा देते हैं कि आप जो है बिल्कुल ही बड़े आसानी के साथ जो है फ्री जो है आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का जो है हिस्सा बन सकते हैं। किस प्रकार से आपने एक छोटा सा कार्य करना है, आसान सा कार्य है कि आपने सबसे पहले अपना नेम, सिटी, कोर्स और मेल या फीमेल आपने जो है ये सब टाइप कर लेना है। फिर हमें जो है टैट बाजार एकेडमी के इस आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पर आपने जो है हमें जो है मैसेज कर देना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप जो है बड़ी आसानी के साथ जो है आप हमारे जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है कोर्स से पहले कोई डेमो देख लें, ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्री डेमो देख सकते हैं। आपने करना क्या है कि आप जो है प्ले स्टोर से जो है ना वो टैट बाजार ऐप को जो है इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद जो है आप फ्री डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आओ आप जो है इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, क्योंकि बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अपनी आने वाली एग्जाम के लिए, आगामी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए काफी ये सहायक होंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे आगे चाहूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आगे जो है इसी प्रकार हम जो है आपके लिए लेक्चर जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे वो आप लाते रहेंगे, और आप जो है उनको जो है अच्छी प्रकार से जो है उनसे आप तैयारी बखूबी कर सकेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद जी।